एक सदी से भी अधिक समय से गाजा पट्टी राजनीतिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष का केंद्र रही है, जहां यहूदी राष्ट्रवादी, झायनिस्ट और अरब राष्ट्रवादी उस जमीन पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं जिस पर वे अपना दावा करते हैं। इन संघर्षों की जड़ें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मिलती हैं, जब गाजा में झायनिज्म के उदय के कारण यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर बढ़ा, जो उस समय उस्मानी साम्राज्य के नियंत्रण में था। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, यहूदी प्रवासियों को गाजा में यहूदी धर्म के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन मिलने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग अलग अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का निर्णय लिया और मई 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आसपास की अरब सेनाएं, जिन्होंने इजराइल की स्थापना से पहले इस भूमि पर दावा किया था, बाद में हमला करेंगी। इजराइल बच गया और आगे चलकर उसने अतिरिक्त क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना गया। इससे सैकड़ों हजार फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा। यह समस्या और भी बढ़ गई जब 1948 के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया। एक बार जब संघर्षों का समाधान हो गया, तब भी यहूदी और अरब राज्यों के लिए उपयुक्त कोई स्थायी समझौता कभी नहीं हो सका। 2007 में उग्रवादी समूह हमास ने गाजा पट्टी पर फिर से नियंत्रण कर लिया और इस तरह इजराइल ने मिस्र की सहायता से इस क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी, जिससे गाजा में कई सशस्त्र संघर्ष हुए आधुनिक दुनिया में। और यही वह जगह है जहां हम आज खुद को पाते हैं। 1948 के बाद से गाजा में देखे गए सबसे नए और सबसे बड़े युद्ध में, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। वर्तमान गाजा युद्ध एक विनाशकारी और घातक संघर्ष रहा है, जिसने इस क्षेत्र से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मजबूर कर दिया है और आने वाले समय के लिए गाजा का स्वरूप बदल दिया है। अब इस क्षेत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज के वीडियो में हम गाजा में चल रहे युद्ध की घटनाओं और लड़ाइयों की जांच करेंगे। यह देखेंगे कि यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ और यह कैसे जारी है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। गाजा पट्टी पर 2007 से इस्लामी चरमपंथी समूह हमास का नियंत्रण है और इसके परिणाम स्वरूप मिस्र और इजराइल द्वारा लगाया गया नाकाबंदी फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी रही है। जहां इजरायली अधिकारियों ने नाकाबंदी को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि इस नाकाबंदी का इस्तेमाल एक तरह की सजा के रूप में किया गया है। नाकाबंदी के कारण कई सशस्त्र संघर्ष हुए हैं, जिनमें 2008 से 2009 तक, फिर 2012, 2014 और 2021 में 4 आधिकारिक युद्ध शामिल हैं। 2023 का युद्ध इस क्षेत्र में हालिया संघर्ष है, जो अब राजनीतिक रूप से शत्रुतापूर्ण बन चुका है और जिसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखता। इन अतिरिक्त संघर्षों ने फिलिस्तीन के उन नागरिकों की स्थिति और भी खराब कर दी है जो एक और संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते। अपने देश में बिगड़ते मानवीय संकट के कारण हालांकि हमास ने आक्रमण की योजना बनाना शुरू कर दिया था। 2023 का गाजा युद्ध आधिकारिक रूप से 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब हमास ने गाजा पट्टी से अपनी स्थिति से इजराइल पर बड़े पैमाने पर अचानक हमला किया, जिसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से जाना गया। उसमें हमास ने दक्षिण और मध्य इजराइल की ओर 3000 से 5000 रॉकेट्स की भारी बमबारी की।
रॉकेट्स ने 20 मिनट के दौरान इजरायली जमीन पर हमला किया, लेकिन केवल 5 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान हमास के आतंकवादी सीमा पार करके देश में घुसने लगे। हर तरह के वाहनों पर, पैराग्लाइडर से लेकर ट्रक और स्पीड बोट तक, इन आतंकवादियों ने अपनी रॉकेट्स से कहीं ज्यादा लोगों को मार डाला। धीरे धीरे जमीन पर मौजूद हमलावर इजरायली बस्तियों या किबुत्जिम में घुस गए, जहां उन्होंने इमारतों को आग लगानी शुरू कर दी और लोगों को बंधक बना लिया। राइम के पास लगभग 325 नागरिकों का नरसंहार किया गया या उन्हें हमास आतंकवादियों ने बंधक बना लिया, जिन्होंने कथित तौर पर अपने बंदियों को यातना दी जब इजराइल आपातकाल की स्थिति में चला गया। उनकी सरकार, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू चला रहे थे, हमास लड़ाकों को रोकने में विफल रहने के कारण जांच के घेरे में आ गई। जब उन्होंने आक्रमण शुरू किया, सेना ने आवश्यक सतर्कता स्तर नहीं बढ़ाया था जब पहली बार हमास की गतिविधियों को उनकी सीमाओं की ओर बढ़ते हुए देखा गया था। हमले से कुछ दिन पहले और राजनीतिक नेताओं को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि एक संभावित युद्ध आसन्न है। अगर अलार्म बजा दिया गया होता तो वे अपने नागरिकों के बड़े पैमाने पर नरसंहार और युद्ध की बढ़ती स्थिति से बच सकते थे। हमास अधिकारियों ने बाद में कहा कि यह हमला फिलिस्तीनी लोगों के बीच इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को फिर से जीवित करने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध प्रयास था, स्थायी युद्ध की स्थिति स्थापित करने के उद्देश्य से। हालांकि फिलिस्तीनी नागरिक संघर्ष नहीं चाहते थे। उनके देश में पहले से चल रहे संघर्षों का मतलब था कि वे किसी भी तरह से एक और बड़े पैमाने के युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। पिछले कुछ दशकों में लड़े गए युद्धों के प्रभावों के बाद इजराइल रक्षा बलों ने हमास के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया। ठीक कुछ ही घंटों बाद जब आतंकवादियों ने आक्रमण किया था। बताया गया है कि वे यह पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि किन स्थानों पर हमास ने हमला किया था और किन जगहों पर केवल आम नागरिक और उनके अपने लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उसी दोपहर टेलीविजन पर आकर इजराइल के लोगों को बताया कि वे वास्तव में युद्ध में हैं और गाजा सिटी को बुराई का शहर बताया। इसी दौरान आईडीएफ ने युद्ध के लिए तैयार रहने की घोषणा की। इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, जो गाजा के अधिकांश हिस्सों को बिजली सप्लाई करता था, उसने फिलिस्तीन की बिजली काट दी, जिससे वहां के नागरिकों का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। सीमा के पास तैनात की जाने वाली पहली इकाइयों में से एक थी यमाम काउंटर टेररिज्म गार्ड, जिसे 4 नई डिवीजनों के साथ भेजा गया था। इजरायली सैन्य रिजर्विस्टों को वेस्ट बैंक और इजराइल की सीरिया और लेबनान के साथ लगी सीमा पर तैनात किया गया था। गाजा से 80 किलोमीटर या 50 मील के दायरे में रहने वाले इजरायली नागरिकों को आपातकाल की स्थिति में रखा गया और उन्हें शरण स्थलों के पास रहने का निर्देश दिया गया। जहां इजराइल के प्रमुख हवाई अड्डे खुले रहे, वहीं गाजा और तेल अवीव के आसपास की सड़कों को बंद कर दिए जाने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। जब इजराइल ने हमास से नियंत्रण छीनने के लिए गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बनाई, तो इस उग्रवादी समूह ने पेशकश की कि अगर आईडीएफ अपने हमले पर पुनर्विचार करे तो वे सभी बंधकों को रिहा कर देंगे। आखिरकार उन्होंने इनकार कर दिया। सबसे पहले इजरायली वायुसेना द्वारा हवाई हमले किए गए। युद्ध के पहले 20 दिनों में हर 24 घंटे में औसतन 350 फिलिस्तीनी मारे गए। युद्ध के पहले कुछ दिनों में इजराइल ने फिलिस्तीन में भोजन और ईंधन की आपूर्ति रोक दी, जिसे गैर लाभकारी निगरानी समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने युद्ध अपराध करने का आह्वान बताया। इस प्रयास का नेतृत्व रक्षा मंत्री गैलेंट ने किया था, जिन्होंने अंततः तब दबाव कम किया जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईडीएफ से घेराबंदी समाप्त करने का आग्रह किया। 13 अक्टूबर तक आईडीएफ ने गाजा सिटी से नागरिकों को निकालने का आदेश दिया, लेकिन हमास ने वहां रहने वालों से इन्हें न मानने को कहा। शरणार्थी दक्षिण की ओर भागने लगे, लेकिन जब एक कथित सुरक्षित मार्ग पर विस्फोट हुआ तो 70 लोगों की मौत हो गई। अक्टूबर के दौरान
गाजा में इजरायली बमबारी लगातार जारी रही। उन्होंने गाजा शहर को ही निशाना बनाया, जिसके अंदर कई आम नागरिक अभी भी रह रहे थे। गौरतलब है कि जब अल-अली अरबी बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम फटा तो सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। आईडीएफ ने इस बमबारी में शामिल होने से इनकार किया और दावा किया कि यह विस्फोट फिलिस्तीन में जिहादियों द्वारा दागी गई एक असफल रॉकेट के कारण हुआ था। हालांकि उन्होंने भी इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। 27 अक्टूबर तक इजराइल ने उत्तरी गाजा में जमीनी हमला शुरू करने के लिए लगभग 1 लाख सैनिकों की एक सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जब ये सेनाएं हमला करने की तैयारी कर रही थीं, तब फिलिस्तीनी अस्पतालों के आसपास अतिरिक्त हवाई हमले जारी रहे, जिनमें हजारों लोग मारे गए। अक्टूबर के अंत में भी 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। अगले दिन जब इजरायली सेनाओं ने मध्य गाजा में एक बड़े अपार्टमेंट भवन पर बमबारी की, तो पहले फिलिस्तीनी शरणार्थी गाजा छोड़कर मिस्र की ओर रवाना हुए। इनमें 500 लोग शामिल थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे। पहली युद्ध विराम नवंबर के अंत में आया, जिसे कतर के समर्थन से कराया गया था और दोनों पक्षों से कई बंधकों को रिहा किया गया। 24 नवंबर तक सक्रिय लड़ाई रोक दी गई थी, लेकिन हमास और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। 1 दिसंबर तक युद्ध विराम समाप्त हो चुका था और जल्द ही गाजा सिटी में बमबारी और गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। एक बार फिर जब आईडीएफ ने लगातार गाजा सिटी पर बमबारी की, तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 21 इजरायली सैनिक मारे गए जब फिलिस्तीनी लड़ाकों ने आईडीएफ टैंक पर आरपीजी दागा, जिससे आसपास की क्षतिग्रस्त इमारतें गिर गईं। यह युद्ध के दौरान अब तक इजराइल के लिए सबसे घातक दिन था। आईडीएफ ने जनवरी भर गाजा सिटी पर हमला जारी रखा, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई, जिससे मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणीकारों दोनों में चिंता पैदा हुई। हालांकि फरवरी 2024 तक इजराइल ने अपना ध्यान एक और स्थान की ओर मोड़ लिया, रफा, जो दक्षिणी गाजा पट्टी में स्थित है। गाजा सिटी से लगभग 30 किलोमीटर या 19 मील दक्षिण पश्चिम में है। ज्यादातर फिलिस्तीनी जो अपने घरों से बेघर हो गए थे, वे उत्तर से यहां भागकर आए थे। जब तक इजराइल ने रफा पर कब्जा करने की कोशिश की, तब तक यहां लगभग 14 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी पाए गए, जो गाजा की कुल आबादी का लगभग 70% थे। रफा हमले के शुरुआती चरणों की शुरुआत बमबारी अभियान और बंधक बचाव अभियान दोनों के साथ हुई, क्योंकि आईडीएफ बलों ने उन कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की जिन्हें हमास ने पकड़ लिया था। जैसे जैसे शहर के बाहरी इलाकों में इजरायली मौजूदगी बढ़ी, आईडीएफ ने रफा में शरणार्थियों के लिए भेजी जा रही खाद्य आपूर्ति और सहायता को काटना शुरू कर दिया। और जब लोग संसाधनों के लिए आने वाले ट्रकों की ओर दौड़े, तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को मार डाला या घायल कर दिया। इन हमलों के कारण वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई, जो 1 अप्रैल 2024 को एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। इससे कई सहायता प्रदाताओं ने गाजा से अपनी सेवाएं वापस ले लीं, जिससे फिलिस्तीनी लोग और भी गंभीर स्थिति में आ गए। जब यह सब हो रहा था, तब आईडीएफ रफा पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रही थी। हमले से पहले इजराइल ने पूर्व से पश्चिम गाजा तक एक नई सड़क बनाई थी, जिसका उद्देश्य अपनी सेना को तैनात करना और आईडीएफ की चौकियों को जोड़ना था। 7-8 अप्रैल तक आईडीएफ बलों ने खुद गाजा शहर से पीछे हटना शुरू कर दिया और रफा में रह रहे विस्थापित फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटने लगे। अब रफा पर हमले की अफवाहें फैलने लगी थीं, जो तब और बढ़ गईं जब इजराइल ने शहर पर हवाई हमले तेज कर दी। अप्रैल के अंत तक इजराइल रफा पर पूरी तरह से हमला करने की धमकी दे रहा था
और नागरिकों को अल मवासी के कृषि क्षेत्र में जाने का आदेश देने लगा। मिस्र और कतर द्वारा एक और युद्ध विराम कराने की कोशिशों के बावजूद इजराइल ने रफा पर हमला करने की अपनी योजना जारी रखी। आईडीएफ ने 31 मई 2024 को शहर के बाहरी इलाकों में जुटना शुरू कर दिया और उसी दिन रफा क्रॉसिंग पर नियंत्रण कर लिया। मिस्र की ओर आसान भागने के सभी रास्ते बंद करने के बाद जैसे जैसे आईडीएफ ने शहर के बाहरी इलाकों में स्कूलों और शरणार्थी शिविरों पर हमला जारी रखा, फिलिस्तीनी सैकड़ों हजारों की संख्या में रफा से भागने लगे। 8 जून को नुसैरात शरणार्थी शिविर पर एक हमले में 4 इजरायली बंधकों को बचाया गया और 274 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद अल शुएया मोहल्ले पर हमला किया गया और 21 अतिरिक्त स्कूलों पर हमले किए गए। रफा पर हमले के बाद इजराइल ने खान यूनिस पर हमला किया, जो गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके का एक और शहर है, जहां से पहले भी कई फिलिस्तीनियों को बेदखल किया गया था। यह हमला 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ था और सिर्फ उसी दिन 73 फिलिस्तीनियों की जान चली गई थी। इस हमले में खान यूनिस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, खासकर वहां की ग्रैंड मस्जिद, जिससे भारी नुकसान पहुंचा था। आईडीएफ ने दावा किया कि खान यूनिस पर 1 महीने तक चले हमले के दौरान उन्होंने 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया और आखिरकार अगस्त के अंत में दक्षिण गाजा से पीछे हट गए। अगस्त और सितंबर की शुरुआत के दौरान आईडीएफ ने तेल अल सुल्तान में 200 से ज्यादा अतिरिक्त लड़ाकों के मारे जाने की घोषणा की और अल मवासी में एक छोटे शिविर पर मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें 40 तक फिलिस्तीनी मारे गए। दक्षिणी गाजा में पहले फिलिस्तीन से संबंधित कई क्षेत्रों पर अब इजराइल का नियंत्रण हो गया है। ऐसे में आईडीएफ का अगला कदम आक्रमण को और उत्तर की ओर बढ़ाना था, जिसके तहत 2024 के बाकी समय में कई हवाई हमले और जमीनी हमले शुरू किए गए। अक्टूबर शुरू हो चुका था और आगे हवाई हमले जारी रहे, जिनमें विशेष रूप से देर अल बाला शहर की शुहदा अल अक्सा मस्जिद को नष्ट कर दिया गया। उसी महीने बाद में उसी शहर में एक आश्रय में बदले गए रुफैदा स्कूल पर हुए हमले में 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 54 अन्य घायल हो गए। 16 अक्टूबर को जमीन पर मौजूद आईडीएफ बलों ने ताल अल सुल्तान के शरणार्थी शिविर में एक घातक मुठभेड़ में याहा सिनवार, जो हमास के एक प्रमुख नेता थे, को रोककर मार गिराया। जब उन्होंने सिनवा को मारा, उन्हें नहीं पता था कि वही है। सिनवा की मौत की खबर आने के बाद उनकी पहचान दांतों के रिकॉर्ड से की गई। जो बाइडेन ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और इजराइल से युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि लड़ाई जारी रही क्योंकि आईडीएफ ने मध्य और उत्तरी गाजा में अभियान शुरू किए। उन्होंने जबालिया को निशाना बनाया, जो गाजा सिटी से लगभग 4 किलोमीटर या 25 मील उत्तर में है। इजरायली बल यहां अक्टूबर के अधिकांश समय तक बने रहे, जहां लगातार हवाई हमलों में साल के अंत तक सैकड़ों लोग मारे गए। जबालिया में झड़पों के दौरान 10 हमास के लड़ाके और 3 आईडीएफ सैनिक अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि दोनों को ही सुनियोजित अभियानों में निशाना बनाया गया। अक्टूबर के मध्य में टैंक भेजे गए ताकि जबालिया को घेर लिया जाए, और जैसे जैसे आईडीएफ ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में और गहराई तक दबाव बनाया, सहायता आपूर्ति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की कि उत्तरी गाजा की पूरी आबादी बीमारी, भूखमरी और हिंसा के कारण तुरंत मरने के खतरे में है। जबालिया में गोलाबारी जारी रही। आईडीएफ ने शहर के भीतर रहने वालों को निकासी आदेश जारी करना जारी रखा और हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती रही। उनमें अतिरिक्त सहायता कार्यकर्ता भी शामिल थे। अक्टूबर के मध्य से अंत तक आईडीएफ बलों ने उत्तरी गाजा पर अपनी घेराबंदी को और कड़ा करने के इरादे से
उत्तर की ओर और आगे बढ़ना शुरू किया। उत्तर की ओर जाने वाले मदद ट्रक रोके गए, नागरिक इमारतों पर हमला हुआ और नागरिकों का अपहरण हुआ। इन अपहरणों में मुख्य रूप से पुरुषों और लड़कों को निशाना बनाया गया। इस समय आईडीएफ के बारे में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे उत्तरी गाजा पट्टी को एक सैन्य क्षेत्र में बदल रहे हैं और उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र में मौजूद कोई भी व्यक्ति, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें उन्होंने अगवा किया था, उग्रवादी हैं। नवंबर की शुरुआत में आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल इज्जिक कोहेन ने पत्रकारों को घोषणा की कि उत्तरी गाजा पट्टी में अब कोई नागरिक नहीं बचा है, या कम से कम उनकी परिभाषा के अनुसार, और यह कि वहां के निवासियों को वापस लौटने की कोई अनुमति देने का इरादा नहीं था। जैसे ही 2024 से 2025 आया, जनवरी में कतर ने एक बार फिर इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की। हमास ने अपने उन लड़ाकों की सुरक्षित वापसी के बदले कई बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई थी, जिन्हें इजरायली जेलों में रखा गया था। जो लोग इजराइल लौटे उनमें लीरी अलबाग भी थीं, जो एक आईडीएफ सैनिक थीं और जिन्हें 2023 के शुरुआती हमले के दौरान नहल ओज बस्ती से हमास के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। कैद के दौरान उन्हें आतंकवादियों के हाथों बेहद कठोर शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी, और हालांकि उन्होंने फिर से सैन्य सेवा शुरू कर दी है, वह अब अन्य बंधकों की रिहाई के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठा रही है। जहां एक और दुख की बात है कि फिलिस्तीनी लोगों को आईडीएफ के हमले का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है, वहीं हमास अपने कब्जे में रखे गए लोगों के साथ विशेष रूप से क्रूरता के लिए जाना जाता है। अब दूसरी बार युद्ध विराम लागू होने के साथ ही हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी लोग उत्तरी गाजा में अपने घरों की ओर लौटने लगे। हालांकि समझौते के बावजूद हमास ने आईडीएफ पर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कई इजरायली बंधकों की रिहाई को फरवरी के मध्य तक रोक कर रखा। नेतन्याहू और हाल ही में निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर हमास समझौते का पालन नहीं करता तो वे युद्ध फिर शुरू करेंगे, और उन्होंने वही किया। 13 फरवरी को कई बंधकों को रिहा करते हुए हमास ने 22 फरवरी को आईडीएफ को 6 और बंधक सौंपे और 600 पकड़े गए फिलिस्तीनियों की वापसी की मांग की, लेकिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह बंधकों का इस्तेमाल प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं देंगे। 25 फरवरी तक एक समझौता हो गया और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को बिना किसी सार्वजनिक प्रदर्शन या समारोह के गाजा वापस भेज दिया गया। सीज फायर 1 मार्च तक समाप्त होने वाला था। इजराइल ने सभी बचे हुए बंधकों की अदला बदली के लिए विस्तार का अनुरोध किया था, लेकिन हमास ने इनकार कर दिया। युद्ध यहीं समाप्त हो सकता था, क्योंकि बातचीत चल रही थी कि शायद इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा से वापस हट जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी नहीं हुआ। इजराइल ने यह भी चाहा था कि संघर्ष विराम को बढ़ाकर रमजान और पासोवर के समय तक ले जाया जाए, ताकि मुस्लिम और यहूदी दोनों धर्मों के त्योहारों के दौरान मृत और जीवित बंधकों की अदला बदली हो सके। हालांकि हमास ने यह चिंता जताई कि अगर संघर्ष विराम को जल्दी स्थायी नहीं किया गया तो इजराइल इसे तोड़ सकता है, और इजराइल अपनी शर्तों पर स्थायी संघर्ष विराम से पहले कभी भी युद्ध फिर से शुरू कर सकता है, और इस तरह पूरे समझौते को खारिज कर दिया गया। 18 मार्च को लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई। इजराइल के एक अचानक हमले में गाजा पर हवाई हमले किए गए, जिसमें 400 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे। इन हमलों में फिलिस्तीन सरकार के कई उच्च पदस्थ अधिकारी भी मारे गए, जिनमें इसाम अल-दालिस भी शामिल थे, जो मूल रूप से देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर कार्यरत थे। इन हवाई हमलों में महमूद अबू वाफ्ता, जो गाजा पट्टी के गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी थे, और बजात अबू सुल्तान, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख थे, भी मारे गए। इन मौतों के अलावा राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्य भी इन हमलों में मारे गए। इसी तरह मोहम्मद अल बतरान,
जो फिलिस्तीनी पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी की तोपखाना इकाई के कमांडर थे, भी मारे गए। जैसे ही गाजा के अधिकांश हिस्सों में फिर से लड़ाई शुरू हुई, आईडीएफ ने अस्पतालों और संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और साथ ही उन मानवीय वाहनों पर भी गोलीबारी की जो उत्तर में फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू कर रहे थे। इस समय हमास को गाजा भर में हजारों फिलिस्तीनियों से बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनसे युद्ध समाप्त करने और गाजा पट्टी पर अपने शासन को त्यागने की मांग की। इन फिलिस्तीनियों ने अपने देश में वर्षों से चले आ रहे संघर्ष और युद्ध पर अपनी राय व्यक्त करने की आजादी के दमन से थकान महसूस की थी। लेकिन इसके बावजूद दुख की बात है कि युद्ध जारी रहा। अप्रैल की शुरुआत में इजरायली विमानों ने शुजैया में नागरिक इमारतों पर बमबारी की और पूरे अप्रैल महीने में रफा एक बार फिर इजरायली सैन्य वाहनों से घिर गया। सीज फायर से पहले आईडीएफ ने गाजा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और आवासीय इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले जारी रखे। मई 2025 के शुरुआती दिनों में इजरायली अधिकारियों ने गाजा पर अपने हमले को बढ़ाने की योजनाओं को अमल में लाना शुरू कर दिया और गाजा सिटी उनके निशाने पर था। उन्होंने एक बार फिर सैन्य रिजर्विस्टों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि लगातार हवाई हमले गाजा के फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जीवन को लगभग असंभव बना रहे थे। 16 मई तक ऑपरेशन गिदेओन का रद्द घोषित कर दिया गया था। मूल रूप से यह इजराइल की योजना थी कि वह पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले, जबकि देश के कई सबसे करीबी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों द्वारा प्रतिबंधों की धमकी दी जा रही थी। इजराइल ने शुरुआत में उत्तर पश्चिमी गाजा शहर के दराज इलाके में फामी अल जवजावी स्कूल पर हवाई हमला किया। इस हमले में 36 लोगों की मौत हो गई और 55 अन्य घायल हो गए। मई के अंत तक गाजा में एक नया प्रतिरोध समूह बन चुका था, जनता बल, जो अब्बू शबाब कबीले के तहत काम कर रहे थे। अब्बू शबाब हमास के सक्रिय विरोधी हैं और भले ही वे कथित तौर पर एक इस्लामी एजेंडा के तहत काम कर रहे हों, वास्तव में उन्हें इजराइल का समर्थन प्राप्त है। आरोप लगातार आने लगे कि जनता बल को खुद नेतन्याहू द्वारा फंडिंग और हथियार दिए गए थे। 27 मई को और मानवीय चिंताएं सामने आईं जब गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने टेल अल सुल्तान में सहायता पहुंचाने की कोशिश की। इलाके में मौजूद फिलिस्तीनी जो खाने और चिकित्सा सहायता के लिए बेताब थे, भीड़ लगाने लगे। शहर में तैनात आईडीएफ बलों ने सहायता वितरण केंद्र पर भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 10 लोग मारे गए जो सिर्फ सहायता मांग रहे थे और 62 अन्य घायल हो गए। इस घटना ने गाजा भर में फिलिस्तीनी सहायता मांगने वालों पर हमलों की एक श्रृंखला को जन्म दिया और माना जाता है कि आगे 2500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 19,000 और लोग घायल हुए हैं। जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू की तो यह सिलसिला हाल ही में 9 अक्टूबर 2025 तक जारी रहा। गाजा सिटी पर हमला करने की कोशिश से ठीक पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने देर एल बाला में प्रवेश किया और 20 जुलाई 2025 को वहां निकासी का आदेश जारी किया। इस शहर को मौजूदा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जमीनी सेना से अपेक्षाकृत कम ध्यान मिला था, लेकिन इजरायली सैनिक और उनके वाहन यहां पहुंचे। अगले दिन शहर पर हवाई हमलों की बौछार की गई, जबकि सैनिक धीरे धीरे इसे घेरते गए। सहायता काट दी गई और एक और घेराबंदी शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र और उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की निंदा के बावजूद अगस्त 2025 के शुरुआती दिनों में जब रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने की योजनाएं बनाई जा रही थीं, तब इजरायली बलों को गाजा सिटी पर कब्जा करने की मंजूरी मिल गई थी। नॉर्वे ने इजराइल में अपने संप्रभु संपत्ति कोष निवेश बंद करने की धमकी दी, जबकि जर्मन अधिकारियों ने कहा कि
कि वे अपने इजरायली हथियार निर्यात को मंजूरी देना बंद कर देंगे। इसके बावजूद 20 अगस्त तक 60,000 आईडीएफ रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर लिया गया। वहीं दक्षिणी गाजा में हवाई हमले इमारतों पर शुरू हो गए। एक बार फिर 5 से 8 सितंबर 2025 के बीच ये हवाई हमले गाजा सिटी तक पहुंच गए और शहर के केंद्र में कई ऊंची इमारतों को नष्ट कर दिया। हमास के आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली टैंक पर विस्फोटक लगाए, जिससे उसके अंदर मौजूद 4 आईडीएफ सैनिक मारे गए। अगले दिन गाजा सिटी को खाली करने का आधिकारिक आदेश जारी किया गया और एक पूर्ण हमला शुरू किया गया, जिसमें बख्तरबंद वाहन और पैदल सैनिक आसपास के क्षेत्रों से शहर में घुस गए। 23 सितंबर 2025 तक, जब हवाई हमले लगातार गाजा सिटी पर बरस रहे थे, आईडीएफ ने घोषणा की कि उसने इस क्षेत्र को पूरी तरह घेर लिया है और इसके आसपास के कई शहरी और तटीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 27 सितंबर तक गाजा सिटी का आधे से ज्यादा हिस्सा इजरायली नियंत्रण में आ गया था। हमले 4 अक्टूबर तक जारी रहे, जब नेतन्याहू ने खुद तीसरे युद्ध विराम प्रस्ताव के जवाब में इस हमले को रोक दिया। यहीं पर हम आज खुद को पाते हैं, एक अनिश्चित और डगमगाती युद्ध विराम की स्थिति में, जो किसी भी पल टूट सकती है। तीसरा और सबसे हालिया युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के 20 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव के बाद आया। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि गाजा में सभी बंधकों को रिहा किया जाए और युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त किया जाए। इस योजना में यह भी कहा गया है कि इजराइल को गाजा पट्टी से पीछे हटना चाहिए और हमास को निरस्त्र किया जाना चाहिए। इसके अलावा गाजा को संभावित शांति के युग तक पहुंचाने के लिए एक अस्थायी अंतरिम सरकार का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस समझौते को इजराइल ने स्वीकार कर लिया है और आसपास के अरब देशों ने हमास से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया है। इसके बाद उग्रवादियों ने सभी बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति पर सहमति दी। साथ ही गाजा पट्टी में प्रशासनिक जिम्मेदारी छोड़ने की बात कही, लेकिन वे वार्ता को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इजराइल ने अक्टूबर की शुरुआत तक आक्रामक रुख से रक्षात्मक रुख अपना लिया था और अतिरिक्त वार्ताओं के बाद ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण के लिए हमास के साथ एक समझौता हो गया। जैसे ही इजराइल ने गाजा में पहले से तय तैनाती रेखा तक पीछे हटना शुरू किया, हमास को 72 घंटे की अवधि में अपने पास बचे 48 इजरायली बंधकों को रिहा करने का निर्देश दिया गया। इन बंधकों में से 20 अभी भी जीवित थे। जब अदला बदली की गई तो वे सभी सुरक्षित रूप से इजराइल लौट गए। आईडीएफ ने 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बिना आरोप हिरासत में लेकर गाजा लौटाया। साथ ही 250 लोगों को भी लौटाया जिन पर इजराइल में अपराध के आरोप थे। सभी रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी गाजा में जरूरतमंद लोगों तक सहायता वापस पहुंचनी शुरू हो गई है और ऐसा लगता है कि हाल ही में आईडीएफ के ताजा हमलों में विस्थापित हुए लोग अब फिर से इस क्षेत्र में बस गए हैं। गाजा में शांति हिस्टोरिकली हासिल करना हमेशा से मुश्किल रहा है और इस क्षेत्र में कुछ हद तक लड़ाई जारी रही है। 19 अक्टूबर को रफा में 2 इजरायली सैनिक मारे गए थे। हमास ने संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन इजराइल को लगा कि उग्रवादी जिम्मेदार है। चिंता जताई गई कि हमास संभावित शांति समझौते का उल्लंघन करने को तैयार है और इजराइल ने हत्याओं के जवाब में गाजा पर फिर से बमबारी शुरू कर दी। कम से कम 29 फिलिस्तीनी मारे जाने की आशंका है। बाद में 28 अक्टूबर को एक और आईडीएफ अधिकारी ने दावा किया कि उसकी सेना पर रफा में फिर से गोलीबारी की गई। हुई मुठभेड़ में एक इजरायली सैनिक मारा गया और हमास ने एक बार फिर जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। नेतन्याहू ने अतिरिक्त हमलों के साथ जवाब दिया और इसके बाद हुए इजरायली हमलों में गाजा भर में कम से कम 104 लोग मारे गए। तीसरी युद्ध विराम लागू होने के बाद से
माना जाता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में 1500 से अधिक इमारतों को जमींदोज कर दिया है। नवंबर 2025 तक गाजा पट्टी के लोगों के लिए जारी युद्ध विनाशकारी बना हुआ है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और इजरायली विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए शुरुआती हमलों के बाद से अब तक 72,500 से अधिक लोग इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। इनमें से 70,000 से अधिक हताहतों के फिलिस्तीनी होने का अनुमान है, जिनमें से 70 से 83 आम नागरिक थे। इस संघर्ष के दौरान 248 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। साथ ही 120 शिक्षाविद और 220 से अधिक मानवीय सहायता कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। यह युद्ध गाजा पट्टी में एक विशाल मानवीय संकट साबित हुआ है, जहां 2024 के अंत से कुछ क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। युद्ध शुरू होने से पहले से लागू नाकाबंदी ने पूरे संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए समस्याएं पैदा करना जारी रखा है और देश में खाने पीने की चीजों, पानी, ईंधन और दवाइयों तक की कमी लगातार बनी हुई है। इलाके में बिजली काटे जाने से अस्पतालों की बिजली आपूर्ति और नमकीन पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र प्रभावित हुए हैं, जिससे कई बेवजह नागरिकों की मौतें हुई हैं। जुलाई 2024 में अनुमान लगाया गया था कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 474 लीटर पीने का पानी उपलब्ध था। यह आपातकालीन स्थिति के लिए अनुशंसित मात्रा का 1/3 से भी कम है। इन सब के ऊपर गाजा के लोग लगातार हवाई हमलों के बीच एक बेहद कठिन संघर्ष में जीने को मजबूर हैं, जहां केवल एक अस्थिर शांति समझौता ही उम्मीद की किरण है। गाजा के शहरों को भी भारी नुकसान हुआ है। इमारतों का विनाश लंदन और ड्रेसडेन जैसे शहरों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में झेले स्तर से भी आगे बढ़ गया है और कई महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, बाजार, कारखाने और आवासीय इमारतें हवाई हमलों के चलते ढह गई हैं। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि गाजा पट्टी में सभी इमारतों में से 50 से 62% या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं या पूरी तरह से नष्ट हो गई है। चालू युद्ध शुरू होने के बाद से और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा में चल रहे युद्ध के मामले में हम अस्थिर जमीन पर खड़े हैं। इजराइल, फिलिस्तीन और उससे आगे बातचीत ट्रंप की शांति योजना के अगले चरणों के क्रियान्वयन पर शुरू हो गई है, लेकिन आईडीएफ और हमास दोनों की ओर से उल्लंघन इस कथित युद्ध विराम के अनिश्चित समय में इसकी वैधता को खतरे में डालते हैं। हम अब भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे बंधकों को वापस लाया जा रहा है और हमले जारी हैं, इंसानी जानों का आदान प्रदान और नुकसान दोनों हो रहे हैं। जहां हमास द्वारा किए गए खतरे और अत्याचारों को कम करके नहीं आंका जा सकता, वहीं आईडीएफ ने गाजा के निर्दोष लोगों के लिए एक भयानक खतरा पेश किया है, जिससे कई लोग कभी उबर नहीं पाएंगे। जैसे ही 2025 से 2026 आता है, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि शांति योजना काम करे और हमास के बचे हुए नेता इस युद्ध विराम को स्वीकार करने में समझदारी दिखाएं। हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं। ईश्वर करे यह संघर्ष जल्द से जल्द शांतिपूर्ण और सभी के लिए स्वीकार्य तरीके से समाप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें या नीचे कमेंट करें। हमारी सारी सामग्री रिसर्च और स्क्रिप्ट लेखन से लेकर एडिटिंग और नैरेशन तक पूरी तरह इंसानों द्वारा की जाती है। इसमें एआई का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड वीडियो कब रिलीज होगा इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।